ये वीडियो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 3 है। और इसके पहले हम 2 लेक्चर में कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं। लेक्चर 3 में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इस बार मैंने बुक ही ओपन कर दिया है स्क्रीन पे, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि लेक्चर के बाद हम कुछ रेफरेंस से डिटेल में पढ़ें। इसके पहले मैं बता दूं कि ये बुक कौन सी बुक है और मैं कहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इसके पहले आप जब देखेंगे तो एक वीडियो में मैंने ये वाला किया जो कि लेक्चर 2 था, जिसमें पॉपुलेशन इन सैंपल को मैंने एक्सप्लेन किया। और उसके पहले एक वीडियो में मैंने समेशन एंड सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये लेक्चर 1 में था और अब हम लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस टेबल को थोड़ा देखें। अब यहाँ पे देखिए कि ये पाउंड में कुछ इनकम दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये डेली इनकम कैलकुलेट किया गया है लोगों का। तो ये 1 पाउंड है, ये 2, 3, 4, 5। और जब आपने सैंपल कलेक्ट किया तो आपने देखा कि 1 पाउंड इनकम वाले 20 ऑब्जर्वेशंस आपको मिले, यानी कि 20 लोग ऐसे मिले जिनकी इनकम 1 पाउंड थी। इसी तरह 200 लोग मिले जिनकी इनकम 2 पाउंड थी। 3 पाउंड वाले 540 मिले। इस तरह से आपने टोटल 1000 का सैंपल लिया। तो अब फ्रीक्वेंसी से आप फैमिलियर होंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो भी आपने डेटा लिया, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू ली, जो वेरिएबल आपने चूज किया है कि आप इनकम कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, तो आपने जो भी अपना वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में जो भी ऑब्जर्वेशन थे, एक फिक्स्ड वैल्यू आपने की कि हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट और 5 पॉइंट इस तरह से देखेंगे। तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि एक 20 टाइम्स अकर हुआ, यानी कि 20 टाइम्स आया, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। 20 टाइम्स वो अकर हुआ है। तो इसी तरह यहाँ आप जो देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है। तो यही क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। और इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब सिंपली है कि कोई वेरिएबल का कोई भी एक पॉइंट, वो कोई भी एक वैल्यू कितनी बार अकर होता है, यानी कि 1000 इनकम वाले कितने लोग मिले, इसी तरह 5000 वाले कितने लोग मिले। तो ये क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उसे हम क्या करेंगे कि जो टोटल आपका ऑब्जर्वेशन है उससे हमने डिवाइड कर दिया। जैसे 20 एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 0.02 आ गया। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। इसी तरह हमने पूरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो ये तो बात होगी कि हमने कैसे एब्सोल्यूट और फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। तो यही जब इसे हम एक 2 डायमेंशनल प्लॉट पे करते हैं या फिर इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ डेली इनकम भी लिखा हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एब्सोल्यूट में आप देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वो जो 100 है, आई थिंक ये 100, हाँ सॉरी 100 नहीं, 1 है, यानी कि ये जो x है आपका, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वो वर्टिकल एक्सिस में यहाँ दी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ 1 कितने टाइम हुआ है, 1 अकर 20 टाइम, तो ये 20 टाइम के बराबर है। इसी तरह 2 का अकरेंस क्या है, 200 टाइम्स, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 200 टाइम है, तो हमने इसे इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच किया। इसी तरह करके आपने इसे एक 2 डायमेंशनल प्लॉट पे ड्रॉ किया। तो कुछ इस तरह का आपका फिगर बनता है। तो ये क्या हो गया है, इसे आप जो भी कहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहिए या कोई भी टेक्निकल नाम लीजिए, लेकिन ये अभी जरूरी नहीं है कि ये आपने देख लिया कि इस तरह से एक डायग्राम बनेगा जब आप इसे प्लॉट करेंगे। अब इसी तरह जब इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप प्लॉट करेंगे, यानी कि इसमें तो एक्स ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा FIN, यानी कि जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने n से, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। और उसे अब आप प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा।
तो ये सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो आपको पता है कि आपने 100 सैंपल्स लिए हैं और उसी के बेसिस पे आपका ये टेबल बना हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि ये सैंपल में n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी कि n मतलब कहने का मतलब अननोन, आपको पता नहीं है कितने हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे कीजिए कि आप 1000 की जगह पे 2000 का सैंपल ले लीजिए, तब क्या होगा, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 3000 कर दिया, 4000 कर दिया, इसी तरह आप n नंबर्स तक चले गए, यानी n नंबर्स तक जैसे जैसे जाएंगे n की ओर, यानी कि जैसे इन्फिनाइटली आप जाएंगे, ये जो वैल्यू है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये शुरू में तो चेंज होगी, यानी कि 2000 जाइएगा थोड़ी चेंज हो सकती है, हो सकता है ये, और 3000 में भी थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे एक स्टेबल वैल्यू मिलेगी, यानी कि जब ये फ्रीक्वेंसी n के करीब जाएगी तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये स्टेबल होते जाएंगे, यानी कि इनमें कोई ज़्यादा चेंज अब नहीं आएगा। और जैसे ही n नंबर होगा, यानी n तो कभी आएगा नहीं क्योंकि ये इन्फिनाइट है, तो ये एकदम से स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब इसको एक और तरीके से आप समझिए। ये तो आपने समझ लिया कि जैसे n नंबर होगा तो ये वैल्यू जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है स्टेबल हो जाएगी। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए कि आपके सैंपल में 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, सॉरी 1000 ऑब्जर्वेशन है, उसमें 1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि 20 ऑब्जर्वेशन आपको 1 के मिले हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली ये जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है यही इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो जब इसी को हम n नंबर्स तक कर देते हैं तो यही चीज़ जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ये क्या हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब यहाँ एक अंतर और है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैंपल के लिए होता है, ठीक, वो सैंपल के लिए होता है, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉपुलेशन के लिए होता है, और पॉपुलेशन हमारा अननोन होता है। अब आप कहिएगा कि जब पॉपुलेशन अननोन है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में जो आपके ऑब्जर्वेशन जो वेरिएबल के जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है या क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये आपको कैसे पता चलेगा। जब पॉपुलेशन अननोन होता है, n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें हो सकती है, ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो एक्चुअली पूरा जो गेम है इकोनोमेट्रिक्स का वो इसी को लेकर है कि पॉपुलेशन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर आप अजम्पशन क्या लेते हैं, यानी कि आपको अजम्पशन ही लेना पड़ेगा। पॉपुलेशन अननोन होता है तो आपको अजम्पशन लेना पड़ता है। तो जब आप अजम्पशन लेते हैं तो उससे पहले एक चीज़ जो आपको समझना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत टाइप का हो सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए कि ये जो मैं बता रहा था कि ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यदि आप इसे n नंबर तक ले जाएंगे, तो जो कि स्टेबल हो जाएगी। ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n। तो ये जब n होगा यानी कि इन्फिनाइट जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी ही कहलाएगा, जो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब व्हेन n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी तब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिम्बोलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो मैं बता रहा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत टाइप का हो सकता है। एक तो आप अजम्पशन ले कि आप x के कुछ फिक्स वैल्यूज़ ले लें, फिक्स वैल्यूज़ ले लें, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिया हुआ है, तो इसके कुछ हर वैल्यू की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसे जब आप ऐसा करेंगे कि x का कोई एक फिक्स वैल्यू लेंगे, एक आप परमिसेबल वैल्यू लेंगे कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.1 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं, आप बस एक परमिसेबल वैल्यू ले कि ये 1 2 3 ऐसा ही कुछ होगा, ये आपने मान लिया। तब ये क्या होगा, ये डिस्क्रीट
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कहलाएगा। तो एक इस तरह से आपका, अब जब इसका लाइन भी ड्रॉ कीजिएगा तो ये इसी तरह पॉइंट पॉइंट करके बनेगा, यानी कि एक स्मूथ कर्व नहीं बनेगा ये। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 तक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो सिंपली ये दोनों एकदम एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी तरह ये आप देखिए इसमें थोड़ा आपको इनकंसिस्टेंसीज मिलेगी, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, यानी कि कोई ठीक नहीं है कि किस ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लेकिन जो भी हो, जब सभी ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कीजिएगा तो हमेशा 1 आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सके। उसके बाद आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, तो ये तो आपने एक वैल्यू फिक्स कर लिया, एक्स का एक परमिशिबल वैल्यू ले लिया। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा ही है कि एक परमिशिबल वैल्यू आपने ले लिया एक्स का, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपने ले ली और उसे ड्रॉ कर दिया। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, यानी कि आपने पॉइंट्स लिए हैं। आपने क्या किए हैं, एक 2 डायमेंशनल प्लॉट में अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, और आपका इस तरह से बन सकता है, या फिर आपका इस तरह से इस तरह से इस तरह से किस तरह से भी एक डायग्राम बन सकता है। इट्स नॉट गारंटेड कि कैसे होगा, लेकिन ये स्मूथ नहीं होगा, इस तरह से करके होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट आप ले रहे हैं, इस तरह से करके होगा। ठीक, अब सोचिए कि यही प्रोबेबिलिटीज जो आप ले रहे हैं, एक्स की कोई वैल्यू परमिशिबल ना हो, यानी कि कोई भी वैल्यू हो एक्स की कोई भी वैल्यू हो, कंटिन्यूसली कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, यानी कंटिन्यूसली हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इस कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के में शो करते हैं। इस पर हम बाद में और डिटेल में जाएंगे, बस मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अलग है। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। जैसे ये वेरिएबल जो हम ले रहे थे, ये ऊपर के केस में ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि हमने एक परमिशिबल वैल्यू ले लिया है, और यहाँ पे हमने कोई परमिशिबल वैल्यू नहीं लिया है एक्स का, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो पॉइंट में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में जो भी हो सकती है। तो अब यहाँ देखिए, जब इस तरह से आप चीज़ों को ड्रॉ करेंगे तो आपका जो कर्व बनेगा वो स्मूथ बनेगा। एक्चुअली हम ऐसा कर नहीं सकते कि हर पॉइंट हम ऐसा कलेक्शन कर नहीं सकते, लेकिन ये सब सारी चीज़ें हम कंसेप्चुअली लेते हैं एक पॉपुलेशन के लिए। ये बस एक कंसेप्ट है। हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि हम हर एक पॉइंट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो जो भी हो, कंसेप्चुअली ही जब आप सोचें तो जब आपको एक स्मूथ लाइन ही मिलेगा इस तरह से। अब एक स्मूथ लाइन मिलेगा तो वो स्मूथ लाइन डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट, यानी कि एक्स की कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा वेरी करती है, कितनी ज़्यादा वेरी करती है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका शेप कैसा होगा। जैसे कि ये देखिए एकदम स्मूथ शेप है, इक्वल है, सिमेट्रिक है एकदम से। तो जब ये एकदम से सिमेट्रिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स की वैल्यूज़, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज 1 2 3 4 जो भी हो, 1000 2000 जो भी हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ आई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मानिएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो जिसकी अब यहाँ पे देखिए कि जनरली जो मीन वैल्यू होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है पॉपुलेशन में अकर होने की, इसलिए ये एक सिमेट्रिक कर्व बन जाता है, और इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसी तरह देखिए कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है कि जो स्मॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कुछ स्मॉल वैल्यू उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और लार्जर वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी कम है। इसी तरह जो लार्जर वैल्यू है एक्स के, जैसे यहाँ एक्स होगा, इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, लार्जर वैल्यूज़ की।
तो ये निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो छोटे वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी तरह यू शेप्ड भी हो सकता है, जे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक जे डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वर्स भी, यानी कि कितने बहुत टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। और जब जनरली हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होता है, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एक पॉपुलेशन होता है हमारे पास जब भी आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं, और उस पॉपुलेशन से आप एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब आप सैंपल को कैसे एनालाइज करेंगे वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन लेते हैं, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उसे जब आप इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी लेकर या प्रोबेबिलिटी लेकर उसकी और एक्स के वैल्यू लेकर इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा तो एक सिमेट्रिक कर्व बनेगा पॉपुलेशन का। एक्चुअली हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि कर लेते तो हमें पता ही चल जाता कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम एक्चुअली यही करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में कि हम जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि इनकम हो गया या जो भी हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही मानिए, जो भी वेरिएबल हम लेते हैं। और तो हमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता है तो हम सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पे हम सब एस्टिमेट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है, हमें पता नहीं होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये है, ये है, ये है, तो हम कॉमन सेंस के बेसिस पे एक अजम्पशन लेते हैं। तो जनरली इकोनोमेट्रिक्स में आप देखेंगे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉपुलेशन, ऐसा अजम्पशन हम लेते हैं। तो वो जब प्योर इकोनोमेट्रिक्स में हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार बार हम इकोनोमेट्रिक्स में करते रहते हैं वो क्या चीज़ होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसे आप पढ़ें, और इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर्व है। अब इसमें हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो हम उसे डिटेल में देख लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब आगे के लेक्चर में आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे, जैसे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जो इम्पोर्टेंट होगा हम देखते चलेंगे। बहुत सारे चीज़ें बची हैं अभी इस एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। और मैं बता दूं जिन्हें पता नहीं है कि ये जो बुक है एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये अपेंडिक्स ए है, सॉरी आई थिंक अपेंडिक्स 1 है। और ये जो बुक है किसका पार्ट है, ये ए कोट्सियोनिस की बुक है, थियरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स सेकेंड एडिशन। तो उसी का अपेंडिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं। उससे पहले है कि हम स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट को रिव्यू कर लें, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मैं बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को टीचमिंट क्लासरूम में नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने बुक्स बताई उसके लिए अमेजन का लिंक मैंने दे दिया है, उस पर जाकर आप बुक का रिव्यू देख सकते हैं, या चाहें तो उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।